हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के जो विभिन्न मेथोडोलॉजीज़ हैं, जो विभिन्न विधियां हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड की बात की थी हमने। इसके अलावा इनकम मेथड या आय विधि की बात की थी और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि की हमने बात की थी। तो इन सभी बातों को जानने के उपरांत हम आइए एक और टॉपिक आज जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा शुरू में डिस्कस किया था आपसे कि उत्पादन के माध्यम से ही आय का सृजन होता है और आय के माध्यम से ही व्यय का सृजन होता है। इसके माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो चक्रीय प्रवाह का रूप ले लेती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, जैसे कि श्रम हुआ, पूंजी हुआ और उद्यमी या साहसी हुआ, और इसके अलावा भूमि हुई। तो ये सभी उत्पादन के साधन होते हैं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, और इन सभी साधनों को उस उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के फलस्वरूप प्रतिफल प्राप्त होता है। तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे कि श्रमिक को वेज के रूप में या मजदूरी के रूप में वेतन प्राप्त होता है या प्रतिफल प्राप्त होता है, जो भूमिपति है, जो भूमि का मालिक है, उसको लगान प्राप्त होती है और साहसी को लाभ प्राप्त होता है, और जो पूंजीपति है तो उसको अपनी पूंजी को विनियोजित करने के प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उत्पादन के विभिन्न साधनों को मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती है। तो इसलिए आय के चक्रीय प्रवाह में हम बेसिकली देखते हैं कि मुद्रा का प्रवाह किस तरीके से होता है, क्योंकि साधनों को जो भुगतान किया जाता है वह मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं साधनों को उनके प्रतिफल के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है, जो भी इनकम प्राप्त होती है, वो ही इनकम उसी इनकम के माध्यम से उनके व्यय का निर्धारण होता है। अर्थात जो उन्हें आय प्राप्त होती है वे उसको वस्तुओं और सेवाओं को भोग करने के बदले उसको भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से जो आय का जो भुगतान होता है वह पुनः जो है जो व्यावसायिक फर्में होती हैं उनको भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न मॉडल्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होता है। तो इसके अंतर्गत हम 3 मॉडल्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला 2 क्षेत्रीय मॉडल होगा। तो 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत इनकम फ्लो कैसे होता है उसको हम देखेंगे, और इसके अलावा फिर हम त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, है ना। और लास्ट में हम फिर 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों में बेसिकली कुछ अंतर होता है। जैसे द्विक्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है केवल हम उत्पादन के 2 क्षेत्रों को ही शामिल करते हैं, जिसमें कि परिवार होते हैं और व्यावसायिक फर्में होती हैं। और जो त्रिक्षेत्रीय जो मॉडल है तो उसके अंतर्गत हम पारिवारिक क्षेत्र और व्यावसायिक फर्मों के अलावा सरकारी क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। और लास्ट में जब हम बात करेंगे 4 सेक्टर मॉडल की, तो उसके अंतर्गत हम व्यावसायिक जो फर्में हैं, पारिवारिक क्षेत्र है और सरकारी क्षेत्र के अलावा जो विदेशी क्षेत्र है, अर्थात जो विदेशी व्यापार है, उसको भी शामिल करके हम आय के प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम द्विक्षेत्रीय मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि केवल उत्पादन के केवल 2 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इसमें एक तरफ पारिवारिक क्षेत्र होता है, अर्थात परिवार होता है, जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं, और दूसरा होती है व्यावसायिक फर्में, है ना, जो कि उत्पादन का कार्य करती हैं। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि जो परिवार होते हैं, तो परिवार जो है वो फर्मों को उत्पादन के साधन मुहैया कराते हैं, उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं। और वो उत्पादन के साधन हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें कि श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी जैसे जो है उत्पादन के साधन फर्म को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसके प्रतिफल के रूप में श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होती है, भूमि को लगान प्राप्त होती है, जो भूमि का मालिक है उसको लगान प्राप्त होती है, पूंजीपति को ब्याज प्राप्त होती है और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। अर्थात यह जो है साधन भुगतान पारिवारिक क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्पादन में सेवाओं के बदले जो उत्पादन के साधन हैं उनको भुगतान प्राप्त होता है। यही इन साधनों की आय होती है, और यह जो आय होती है वह फर्मों के द्वारा मुद्रा के रूप में उत्पादन के साधनों को दी जाती है। तो इस प्रकार से जो उत्पादन के साधन है उनको एक आय प्राप्त होती है, और यह जो आय होती है वो उस आय को जो पारिवारिक क्षेत्र है वह
उपभोग पर व्यय करता है, अर्थात अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं जिनका उत्पादन फर्मों के माध्यम से किया जा रहा है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं पर जो पारिवारिक क्षेत्र होता है वह उस पर व्यय करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक आय का चक्रीय प्रवाह आपको दिखेगा कि परिवार उत्पादन के साधनों को, जो फर्मों में उत्पादन के साधनों को उपलब्ध कराते हैं, उसके बदले में उनको जो आय प्राप्त होती है वो उस आय को फर्मों में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देते हैं। इस प्रकार से जो मुद्रा होती है वह एक बार फर्म से परिवार की ओर अग्रसर होती है और फिर परिवार से फर्म की ओर मूव करती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चक्रीय प्रवाह दृष्टिगोचर होता है। अब हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो हम इसमें कुछ मान्यताओं को लेकर के ही हम इस मॉडल का विश्लेषण कर रहे हैं। तो जो सरल मान्यताएं इसके अंतर्गत हमने ली थी कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, अर्थात इसमें सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता है और इसके अलावा जो विदेशी क्षेत्र है उसको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। और इसमें तीसरी जो सबसे प्रमुख मान्यता ये है कि जो पारिवारिक क्षेत्र होता है वो अपनी समस्त आय को व्यय कर देता है, अर्थात पारिवारिक क्षेत्र के पास कोई भी बचत नहीं होती है। और जो फर्में होती हैं वो अपने समस्त जो इनकम उनको प्राप्त होती है अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के फलस्वरूप या उनके बिक्री के फलस्वरूप, उस समस्त आय को वो उत्पादन के विभिन्न साधनों के जो स्वामी हैं उन स्वामियों को वो वितरित कर देते हैं, जैसे कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में साधनों को पेमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग का कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मान्यता के अंतर्गत हम बचत को इसमें शामिल नहीं करते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि जो पारिवारिक क्षेत्र है वो अपनी समस्त आय का, या व्यवहारिक रूप से भी ऐसा ही होता है कि लोग अपनी समस्त आय को व्यय नहीं करते हैं, उसका कुछ हिस्सा बचा लेते हैं सेविंग के रूप में। तो यदि इस चक्रीय मुद्रा के चक्रीय प्रवाह में पारिवारिक क्षेत्र अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा लेता है या जो बचतें होती हैं, तो इसका अर्थ है उस चक्रीय प्रवाह में से या जो मनी फ्लो हो रहा है उस मनी फ्लो में से कुछ इनकम का रिसाव हो रहा है, और वो जो मनी है या वो जो इनकम है वो उस इकोनॉमिक सिस्टम में वापस नहीं लौट रही है। लोग उस मनी को या उस आय को अपने पास बचत के रूप में रख लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में बचत हो रही है, जो एजम्पशन थी कि अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं हो रही है, अर्थात पारिवारिक क्षेत्र अपनी समस्त आय को जो है उपभोग पर व्यय कर दे रहा है, उसको अगर हम रिलैक्स कर दें, उसको हम उस एजम्पशन को अभी यदि हम डिस्कार्ड कर दें, छोड़ दें, तो आइए देखते हैं कि जो मनी फ्लो सिस्टम है या इनकम फ्लो सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि अब दूसरा ग्राफ यदि आप देखेंगे तो इसमें भी 2 क्षेत्र हैं और परिवार जो है फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं, उन साधनों के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो फर्में पारिवारिक क्षेत्र को भुगतान करती हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि पारिवारिक जो क्षेत्र है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो समस्त अपनी आय को व्यय न करके उसका कुछ हिस्सा बचा लेता है, तो यह जो बचत होती है वह बचत वित्तीय बाजार में या फाइनेंशियल मार्केट में चली जाती है, क्योंकि जो लोग बचत करते हैं वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल मार्केट में रखते हैं। तो जब यह पैसा, जब यह जो इनकम का एक हिस्सा जब फाइनेंशियल मार्केट में पहुंचता है, तो हम जानते हैं जो विभिन्न व्यावसायिक फर्में होती हैं वह अपने उत्पादन कार्य में या उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि लाने के लिए निवेश करती हैं। तो इस निवेश करने के लिए वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती हैं। तो इस प्रकार से यह जो पारिवारिक क्षेत्र का जो बचत है वह बचत जब वित्तीय क्षेत्र में जाता है, तो जो व्यावसायिक फर्में होती हैं वह अपने उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए, नई फर्में स्थापित करने के लिए, नए संयंत्र उपकरण डालने के लिए वो जो है वित्तीय बाजार से उधार लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जो बचत होती है वो विनियोग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जो हाउस होल्ड सेक्टर की जो बचत थी वह बचत व्यावसायिक फर्मों द्वारा उपयोग कर ली जाती है निवेश के लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए जो बचत होनी चाहिए वह विनियोग के बराबर होनी चाहिए। यदि इन दोनों पैरामीटर्स में कोई अंतर मौजूद होता है या उत्पन्न होता है, तो अर्थव्यवस्था में जो इनकम फ्लो है या मनी फ्लो है वह फ्लो प्रभावित होता है ना। तो उदाहरण के यदि हम मान लें कि सेविंग यदि इन्वेस्टमेंट से अधिक है, इसका मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो लीकेजेस हैं, अर्थात आय का जो रिसाव है वह मनी के इंजेक्शन से अधिक हो रहा है। इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह होगा वह सिकुड़ेगा। इसके विपरीत यदि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से अधिक है,
तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो रिसाव है वो कम है, लेकिन जो मनी का इंजेक्शन अर्थव्यवस्था में जो निवेश के माध्यम से किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रसार है या मुद्रा का प्रसार होगा, अर्थात जो सर्कुलर फ्लो है, मनी का जो सर्कुलर फ्लो है, उसमें जो है फैलाव होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था में साम्य की जो शर्त होती है वह शर्त होती है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के हमेशा बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें तो y इक्वल टू सी प्लस आई, अर्थात कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो कि दोनों क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो एक और आइडेंटिटी होती है नेशनल इनकम की, उसमें हम नेशनल इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, अर्थात कंजम्पशन प्लस सेविंग, अर्थात जो राष्ट्रीय आय होती है उसका कुछ हिस्सा उपभोग में जाता है और कुछ हिस्सा उसका सेविंग में जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन दोनों को देखें तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस हो जाता है, क्योंकि जो कंजम्पशन है अर्थात सी है वो दोनों तरफ है, इसलिए सी कैंसिल हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग का इक्वेशन है, यह अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो की साम्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब आइए हम बात करते हैं कि त्रिक्षेत्रीय जो मॉडल है, थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल, तो उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थिति कैसे पाई जाती है, या थ्री सेक्टर मॉडल में जो आय का प्रवाह या मुद्रा का प्रवाह है वो किस तरीके से संचालित होता है। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी बात की थी कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमने जब इसके पहले जो मॉडल डिस्कस किया था उसमें हम मान के चल रहे थे कि उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यह जो मान्यता थी वह आजकल के दौर में प्रासंगिक नहीं रह गई, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए सरकारें बहुत सी आर्थिक गतिविधियां करती हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों अर्थव्यवस्था में आय का सृजन करती हैं, रोजगार का सृजन करती हैं, इत्यादि विभिन्न क्रियाकलापों से वो इस कार्य को करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिकली सरकार के मुख्य कार्य किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, या किन किन कार्यों के माध्यम से जो सरकार होती है वो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो सरकार की गतिविधियों को हम यहाँ पर दो रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहला कि सरकार जो है टैक्स के माध्यम से सरकार जो है विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के ऊपर जो है टैक्स इम्पोज करती है, और उस टैक्स को इम्पोज करने के फलस्वरूप सरकार को एक राजस्व प्राप्त होता है, जिसको कि हम टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक गतिविधि सरकार की होती है, उसके अंतर्गत सरकार को जो राजस्व आय टैक्सेस के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, या इसके अलावा जो नॉन टैक्स भी रेवेन्यू है उनके माध्यम से सरकार को जो भी आय प्राप्त होती है, उस आय के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में विभिन्न मदों में व्यय करती है। आपने देखा होगा कि सरकारें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली, पानी, ब्रिज, डैम, बहुत से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है, ताकि किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार जो सरकार टैक्स के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है, उस राजस्व के आधार पर ही या उस राजस्व का प्रयोग करके ही सरकार जो है अर्थव्यवस्था में व्यय भी करती है, जिसको हम सरकारी व्यय या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं यह आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। तो हम आइए देखते हैं कि चक्रीय प्रवाह के मॉडल में जो सरकारी क्षेत्र या सरकारी गतिविधियों के माध्यम से हम कैसे जो है सर्कुलर फ्लो को समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी जो टू सेक्टर मॉडल में, उसमें परिवार और फर्म तो रहेगा ही, अर्थात परिवारों को उनकी जो है साधन सेवाओं के बदले साधन भुगतान प्राप्त होता है, वह जो उत्पादन के साधनों की आय होती है, और यह जो आय होती है पारिवारिक क्षेत्र या व्यक्ति उसको वस्तुओं और सेवाएं जो कि फर्मों के द्वारा उत्पादित हो रही हैं उन पर व्यय करते हैं। इस प्रकार से एक उपभोग व्यय वो करते हैं। अब इसमें जब तीसरा क्षेत्र जुड़ जाता है, जिसको हम सरकारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकार होती है वो पारिवारिक क्षेत्र को मजदूरी और वेतन के रूप में भुगतान करती है। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। सरकारी क्षेत्र जो है, आप देखेंगे जो मनी का फ्लो हो रहा है परिवार पर या जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कर लगाती है। इसके अलावा जो सरकार होती है वह व्यावसायिक फर्मों पर भी कर लगाती है। तो सरकारी क्षेत्र को आप इस ग्राफ में देखेंगे तो एरो का निशान दिया हुआ है, जो प्रदर्शित कर रहा है कि पारिवारिक क्षेत्र से टैक्सेस के रूप में मनी का फ्लो
पारिवारिक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर हो रहा है, जिसको कि हम शुद्ध कर भुगतान के रूप में देख रहे हैं। तो शुद्ध कर भुगतान का अर्थ यह है कि जो ट्रांसफर पेमेंट सरकार करती है, जो हस्तांतरण भुगतान करती है, उसको कुल टैक्स रेवेन्यू में से घटा दिया जाता है। इसी तरीके से सरकार फर्मों के ऊपर भी टैक्स लगाती है और उस टैक्स के माध्यम से उसको राजस्व प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मनी का फ्लो होता है, मुद्रा का प्रवाह फर्मों से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। अब सरकार के पास जो राजस्व होता है, जो हमने पहले बात की थी, तो सरकारी क्षेत्र जो है मजदूरी और वेतन के रूप में पारिवारिक क्षेत्र को भुगतान करता है। इस तरीके से अब दोबारा आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र की ओर या हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होता है। इसके अलावा सरकार वस्तुओं जो वस्तुएं और सेवाएं जो फर्मों के द्वारा उत्पादित हो रही हैं, उन पर भी सरकार व्यय करती है, अर्थात उनको भी खरीदती है। तो अब हम देख रहे हैं दोबारा जो मनी फ्लो है वो सरकारी क्षेत्र से फर्मों की तरफ हो रहा है। इस प्रकार से अगर हम इसको आइडेंटिटी के रूप में देखें तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर हमारा, वो हो जाएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अर्थात जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो पारिवारिक क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि फर्मों के द्वारा किया जाता है, और तीसरा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से यह कुल व्यय को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो कुल आय होती है वो कुल आय कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स के बराबर होती है। तो हमने देखा कि जो कुल आय है उसमें कंजम्पशन और सेविंग और टैक्स को यदि हम जोड़ दें तो हमको अर्थव्यवस्था में कुल आय प्राप्त हो जाती है। अब अर्थव्यवस्था में जो साम्य की शर्त होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T के बराबर होना चाहिए, है ना। अर्थात कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन तीनों का योग कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो कंजम्पशन है वो दोनों तरफ विद्यमान है। इस तरीके से जो कंजम्पशन है या C है वो कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास जो नई आइडेंटिटी बचती है वह इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्सेस। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम पाते हैं G माइनस T अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू S माइनस I अर्थात सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। तो अब यदि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो साम्य की शर्त होती है, तो साम्य का अर्थ क्या है कि मुद्रा का सक्रिय प्रवाह पूर्ववत बना रहे। तो इसके लिए शर्त होती है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो टैक्स रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। यदि सरकार जो टैक्सेस के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है, उस राजस्व के बराबर सरकार यदि व्यय कर रही है, तो इसको जो है हम बैलेंस बजट या संतुलन का बजट कहते हैं। तो जिसमें जो मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो यथावत बना रहता है। लेकिन उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसके टैक्स रेवेन्यू से अधिक है, तो यह जो स्थिति होगी वह बजट घाटे को प्रदर्शित करेगी। अर्थात जब सरकारी व्यय सरकारी आय से अधिक हो जाता है या सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति को हम जो है बजट घाटा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार को जो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंडिचर की, क्योंकि एक्सपेंडिचर अधिक है, तो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए सरकार को और अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है ना। तो सरकार को उधार लेना पड़ता है और सरकार या जो उधार लेगी वह बाजार से लेगी। तो इसके माध्यम से जो है जो आय का प्रवाह है उसके ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स रेवेन्यू से कम है, तो इसको हम बचत का बजट कहते हैं। अर्थात जो बजट सरप्लस की अवधारणा होती है, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके टैक्स रेवेन्यू से कम होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो आय का प्रवाह होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने से टैक्सेस के बदले टैक्सेस की तुलना में, तो आय के प्रवाह में कमी होती है। और हमने तीसरी स्थिति की पहले ही बात की थी कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स रेवेन्यू के बराबर है तो वह जो बजट होता है वह संतुलन का बजट होता है। अर्थव्यवस्था में जो आय का प्रवाह होता है, जो मुद्रा का प्रवाह होता है, वह पूर्ववत बना रहता है। अब आइए तीसरे और लास्ट मॉडल की बात करते हैं, जिसको हम चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल कहते हैं, अर्थात फोर्थ सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो इसके अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक जिस अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे वह एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो कोई एक देश है या कोई अर्थव्यवस्था है उसका शेष विश्व से कोई भी आर्थिक संबंध या आर्थिक क्रियाकलाप स्थापित नहीं है। अर्थात वह देश
दूसरे देशों को ना तो निर्यात कर रहा है, ना ही वह दूसरे देशों से आयात कर रहा है। यदि हम निर्यात और आयात को किसी अर्थव्यवस्था में शामिल ना करें तो हम मान सकते हैं कि वह जो अर्थव्यवस्था होती है वह बंद होती है, अर्थात वह जो विश्व से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं रखती है। लेकिन अब फोर्थ सेक्टर मॉडल में हम क्योंकि विदेशी क्षेत्र को रखते हैं तो यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था होती है वह खुली अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, जो कि आयात और निर्यात के रूप में मुख्यतः होता है। तो जो आयात होते हैं, आयात का अर्थ यह है कि हम जब कोई वस्तु को, जैसे भारत देश है वो अमेरिका से किसी वस्तु को अपने यहाँ मंगवाता है तो उसको हम आयात कहते हैं, और इस आयात के बदले भारत है वो जो भारत है वह अमेरिका के निर्यातकों को कुछ भुगतान करता है। तो आयात क्या होता है, एक तरीके से इनकम का लीकेज है, क्योंकि किसी भी, जैसे भारत के जो देश के नागरिक हैं वो किसी विदेशी वस्तु को उपभोग करना चाह रहे हैं तो विदेशी वस्तु के लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो विदेशी जो कोई देश है, जो विदेश है, या अमेरिका उदाहरण के लिए मान लीजिए, उससे कोई वस्तु यदि मंगवाई जा रही है तो अमेरिका के उत्पादकों को जो है वह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले भुगतान किया जाता है। इसके माध्यम से जो आय होती है वह उस देश से बाहर जाती है, तो इस तरीके से आय का रिसाव होता है। दूसरी तरफ यदि कोई देश, या भारत का उदाहरण हम लें तो भारत किसी दूसरे देश को यदि अपनी वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात कर रहा है तो इस निर्यात के बदले उसको भुगतान प्राप्त होता है। इस तरीके से जो मनी होता है वो मनी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, जो घरेलू क्षेत्र है, जो मान लीजिए उदाहरण के लिए भारत ही है, तो उसमें निर्यात के माध्यम से या निर्यात पे जो होने वाला जो भुगतान जो विदेशी लोग करते हैं उसके माध्यम से आय का इंजेक्शन होता है। तो इस तरीके से विदेशी क्षेत्र को शामिल करने के बाद जो है अर्थव्यवस्था में अब हम चक्रीय प्रवाह को देखेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके थे टू सेक्टर मॉडल में कि जो चक्रीय प्रवाह आय का होता है वो फर्मों से परिवार की ओर और पुनः परिवार से फर्मों की ओर होता है, इसको आप समझ चुके हैं। जब हम इसी जो 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी उसमें सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे थे तो उसमें जो है टैक्सेस के रूप में सरकार को आय प्राप्त हो रही थी, और उसी जो आय है उस आय के माध्यम से सरकार जो है अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही थी, या गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर में वृद्धि कर रही थी, इसके माध्यम से लोगों को आय प्राप्त हो रही थी। इस तरीके से 3 सेक्टर मॉडल में सरकारी क्षेत्र के माध्यम से हम चक्रीय प्रवाह को देख रहे थे। अब हम यहाँ देखते हैं जो 4th सेक्टर, यदि हम इस ग्राफ में देखें जिसको हमने शेष विश्व के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि जो विदेशों में जो लोग काम करने वाले हैं वो अपने परिवारों को या अपने देश में जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिसको हम विदेशी प्रेषण या पैसा भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। उसके रूप में परिवार के क्षेत्र को आय प्राप्त होती है ना। और दूसरी तरफ हम जब आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो विश्व को हम निर्यात कर रहे हैं उन निर्यातों के बदले भुगतान प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो शेष विश्व से फर्मों की तरफ, हम उदाहरण के लिए हम मान रहे हैं कि फर्में ही जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रक्रिया में केवल इन्वॉल्व हैं, तो जब कोई फर्म एक्सपोर्ट कर रही है दूसरे देश को या विश्व के किसी भी देश को, तो उन देशों से निर्यातों के बदले भुगतान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से शेष विश्व से जो मनी का फ्लो है, जो मुद्रा का प्रवाह है, वह शेष विश्व से फर्मों की ओर हो रहा है। इसके अलावा मान लेते हैं कि फर्में ही वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी कर रही हैं, तो उन आयातों के बदले उन्हें किसी देश को भुगतान करना पड़ता है। इस तरीके से आयात के भुगतान के रूप में फर्मों से जो मनी फ्लो है वो फर्मों की तरफ से शेष विश्व की तरफ होता है। इस प्रकार से जो इंपोर्ट है या आयात है वह एक तरीके से आय का रिसाव है, और जो निर्यात है वो एक तरीके से आय का या इनकम का इंजेक्शन है या आय का समावेश है। तो इन दोनों चीज़ों को यदि हम प्रवाह जो सिस्टम है, जो फ्लो सिस्टम है, उसमें शामिल करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों मदों का या इन दोनों क्रियाओं का प्रवाह पे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि जो एक्सपोर्ट्स के लिए या निर्यातों के लिए जो प्राप्त होने वाला भुगतान है और आयातों के लिए जो दिया जाने वाला भुगतान है वो दोनों एक दूसरे के यदि बराबर हैं, तो जितनी मुद्रा का लीकेज हो रहा है, जितनी मुद्रा का रिसाव हो रहा है, उतनी ही मुद्रा दोबारा अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का जो चक्राकार प्रवाह होगा वो पूर्ववत होगा, अर्थात जितनी मनी लीक हो रही है इंपोर्ट के रूप में उतनी ही मनी दोबारा एक्सपोर्ट के रूप में इंजेक्ट हो रही है अर्थव्यवस्था में।
अब एक दूसरी स्थिति की बात यदि हम करें तो हम देखते हैं कि यदि जो एक्सपोर्ट्स है वो इंपोर्ट से अधिक है, या एक्सपोर्ट्स के बदले जो प्राप्त होने वाली आय या भुगतान है वह यदि इंपोर्ट के लिए होने वाले भुगतान से अधिक है, तो ऐसी दशा में जो मुद्रा का जो चक्राकार प्रभाव है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जो मनी का इंजेक्शन है वो मनी के लीकेजेस से ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो में वृद्धि होगी। और एक जो तीसरी स्थिति है उसके अंतर्गत यदि हम देखें कि एक्सपोर्ट्स यदि इंपोर्ट से या निर्यात यदि आयात से कम है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मुद्रा का जो लीकेजेस है या मुद्रा का जो रिसाव है वह मुद्रा के या मनी के इंजेक्शन से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का चक्राकार जो प्रभाव है उस प्रभाव में कमी आती है। तो इसके लिए जो संतुलन की शर्त होती है वह y = c + i + g + x - m की होती है ना। तो इसके माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह सुनिश्चित होता है। तो इस तरीके से हमने बात की किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है आय का प्रवाह तीन क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत किस तरीके से होता है, अर्थात द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कैसे हो रहा है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कैसे हो रहा है, और चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से आय का प्रवाह हो रहा है। इन प्रवाहों के बारे में हमने बात की। और ये जो तरीका है या ये जो महत्व है चक्रीय प्रवाहों का, वो बहुत ही उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अनुमान में चक्रीय प्रवाह का ज्ञान बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा चक्रीय प्रवाह के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को भी समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम यह समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं। अब क्योंकि हमने चक्रीय प्रवाह में ही बचत और विनियोग की समानता लाने की भी बात की थी, तो बचत और विनियोग की समानता लाने का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण जो मौद्रिक नीति है, अर्थात जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको आरबीआई के माध्यम से बनाया जाता है, उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसके अलावा चक्रीय प्रवाहों के अंतर्गत ही हमने अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात की थी। जो 3 सेक्टर मॉडल था, इसका मतलब ये है कि चक्रीय प्रवाह का मॉडल का जो महत्व होता है वह राजकोषीय नीति, जो कि सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू या पब्लिक बोरोइंग इत्यादि के बारे में बात करते हैं, तो राजकोषीय नीति का भी महत्व इस सर्कुलर फ्लो मॉडल से परिलक्षित होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होते हैं, यदि असंतुलन जो पैदा होते हैं तो जो असंतुलन पैदा होते हैं उन असंतुलन को समझने और असंतुलन को कैसे दूर किया जाए, उस असंतुलन को दूर करने के लिए भी कैसी नीतियां बननी चाहिए, इसका ज्ञान हमें चक्रीय प्रवाह के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा इसी चक्रीय प्रवाह के माध्यम से या इसी चक्रीय प्रवाह के आधार पर जो आय का या जो मुद्रा का चक्रीय प्रवाह है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी कि कीन्स ने आय व रोजगार का सिद्धांत इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर विकसित किया था, जिसको कि हम अब आगे चैप्टर में वो आएगा। तो इसके माध्यम से अब हम यदि 4 सेक्टर मॉडल की बात करें, तो आय के चक्रीय प्रवाह का जो मॉडल है उसके माध्यम से हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक नीतियां होती हैं या जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी हम समझने में यह सहायता प्रदान करती है। अर्थात एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में यदि कोई असंतुलन पैदा हो रहा है या एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट से कम हो रहे हैं, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, इन सभी को यह जो मॉडल है या जो एनालिसिस है मनी फ्लो का, यह इसको एक दिशा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मनी फ्लो है या जो मनी का या इनकम का सर्कुलर फ्लो मॉडल है, उसके माध्यम से हमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न आयामों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो मेजर्स होते हैं उन मेजर्स को अपना करके हम अर्थव्यवस्था में असंतुलन को दूर करते हैं और साम्य की अवस्था की तरफ साम्य को स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म हुआ और अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।